जय हिंद स्टूडेंट। आज के प्रकाश चैप्टर के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में हमने दर्पण के बारे में देखा था। कल हमने दर्पण के गुण के बारे में देखा, जैसे कि परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन क्या है, और हमने कुछ सवाल भी किए थे। तो आज चलिए हम देखेंगे आज के इस वीडियो में कि गोलीय दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये है एक दर्पण। ठीक है, फिर से हम सही से इसे इरेज करते हैं। पहले देखिए, ये है एक दर्पण। जब हम सैलून में जाते हैं, यानी बाल कटवाने जब हम जाते हैं, तो वहां पे हमारे सामने दो मिरर, ऐसे दो दर्पण लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? दर्पण। ठीक है ना। रुक जाओ, दर्पण बना देते हैं। ऐसे दो समतल दर्पण लगे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई बाल कटवा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई बैठ के बाल कटवा रहा है। यहाँ पे बैठ के कोई क्या कर रहा है? बाल कटवा रहा है। ठीक है ना। अब ऐसे बन गया। ये मुझे आर्ट बनाना नहीं आता। तो ये देखिए, ये है क्या? ये है दर्पण। ये है दर्पण, और ये भी क्या है? ये भी है दर्पण। और यहाँ पे कोई बैठ के बाल कटवा रहा है। ठीक है, तो हम जब देखते हैं तो यहाँ पे हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। जब भी आप बाल कटवाने बैठते होंगे, आपको पीछे तक कई प्रतिबिंब दिखाई देता होगा। दिखाई देता है ना। तो चलिए हम समझते हैं कि हमें कितना प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्योंकि जब हम वहाँ पे देखते हैं तो हम 1 2 3 4 ऐसे बहुत ही देख लेते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कितना हम देख पा रहे हैं। तो चलिए, तो हम समझ लेते हैं। तो देखिए, किसी भी प्रतिबिंब को, किसी भी दो दर्पण के बीच का प्रतिबिंब हम कैसे जान पाते हैं? तो उसका फॉर्मूला है n बराबर 360 बाई थीटा। ये थीटा क्या है? थीटा है कि दोनों दर्पण जो हैं वो कितने कोण पे झुके हैं। ठीक है, थीटा जो है कितने कोण पे झुका है। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। n क्या है? n है कि कितने प्रतिबिंब हमें दिखाई देंगे, यानी नंबर ऑफ। ये है कितना प्रतिबिंब हमें दिखाई देगा। ठीक है, हम हिंदी में समझते हैं कितना प्रतिबिंब हमें दिखाई देगा। और थीटा क्या है कि दोनों दर्पण कितने कोण पे झुके हैं। 360 डिग्री बटे थीटा। तो जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं आपको एक दे देता हूं। क्वेश्चन है कि दो दर्पण के बीच, लिख दें? चलिए लिख देते हैं। दो दर्पण के बीच का कोण, दो दर्पण के बीच 40 डिग्री का कोण, 40 डिग्री का कोण बनता है तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करें। दो दर्पण के बीच 40 डिग्री का कोण बनता है तो प्रतिबिंब ज्ञात करें। कोण बनता है तो प्रतिबिंब ज्ञात करें। आप लोग ज्ञात कर पाएंगे कि नहीं? जल्दी बताइए। प्रतिबिंब ज्ञात करें। ठीक है ना। अब देखिए इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, जल्दी से चलिए हम जान लेते हैं। आई होप आप में से बहुत से बच्चे इसे सॉल्व भी कर लिए होंगे। जो नहीं कर पाए, चलिए देखिए और समझिए। उसके बाद आपको फिर एक क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो सही जवाब देगा उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। तो देखिए, इसमें दिया गया है दो दर्पण के बीच 40 डिग्री का कोण है, और हमने कहा था कि थीटा क्या है? थीटा दो दर्पण के बीच का कोण है। तो इसका मतलब कितना दिया है? थीटा बराबर हमें दिया है 40। ठीक है, और पूछ रहा है प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो मैंने आपसे कहा था कि n क्या है? n प्रतिबिंब है। ठीक है ना, प्रतिबिंब की संख्या है। तो यानी n हमसे पूछ रहा है। इसमें n पूछ रहा है तो हमें यही फॉर्मूला लगा देना है। ये फॉर्मूला लगा देना है। चलिए लगा के हम देख लेते हैं कितना बनेगा। n बराबर 360 बाई थीटा। तो हो जाएगा 360
बटे थीटा कितना है, थीटा है 40 है ना। अब 40 से 360 काटने पे कितना आएगा, तो आ जाएगा 9 मतलब 9, तो 9 प्रतिबिंब आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 9। तो दो दर्पण के बीच 40 डिग्री का कोण बनता है, तो प्रतिबिंब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। लेकिन चलिए एक इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, चलिए उसे एक दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, इसमें एक ट्विस्ट भी आता है। वो ट्विस्ट क्या है, चलिए एक दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। और उसी ट्विस्ट की वजह से जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बच्चे गलत करके चले आते हैं। अब चलिए क्या है ट्विस्ट, वो समझ लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि दो दर्पण के बीच 90 डिग्री का, रुक जाइए फ्रेंड्स, दो दर्पण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, बनता है तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो आपको बताना है दो दर्पण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, तो प्रतिबिंब की संख्या, तो प्रतिबिंब की संख्या जल्दी से आप लोग लगा के बताइए कितना होगा, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से। चलिए हम जल्दी से हम पता करते हैं। तो हमने आपसे कहा था इसमें क्या दिया है, दो दर्पण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हमने कहा था दो दर्पण के बीच का कोण होता है थीटा, तो थीटा कितना है, 90। ठीक है, पूछ क्या रहा है, प्रतिबिंब की संख्या। प्रतिबिंब की संख्या मतलब यन, तो यन बराबर पूछ रहा है। तो हमें पता है कि यन नंबर ऑफ मतलब प्रतिबिंब बराबर होता है 360 बाई थीटा। ठीक है, तो 360 दिया है बटे 90 हो जाएगा। थीटा कितना है, 90, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, हो जाएगा ना 4। लेकिन अब यहीं पे ट्विस्ट है, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में जब हमने देखा था तो यहाँ पे 9 आ गया था, तो हमने कोई भी कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है, देखिए ट्विस्ट क्या है। अगर यहाँ पे ये जो प्रतिबिंब की संख्या है यानी यन है, अगर यन बराबर कोई सम संख्या आ जाए तो हम क्या करते हैं, इसमें से एक घटा देते हैं। क्या करते हैं, एक घटा देते हैं, यानी यन बराबर हो जाएगा 4 - 1 बराबर 3। ठीक है, आंसर क्या होगा, यन बराबर 3, यानी प्रतिबिंब कितने बनेंगे, 3। अब घटाते क्यों है, ये नियम है, तो हमें चुपचाप इसे मान लेना है। ठीक है, नियम क्या है, अगर विषम संख्या है तब तो ठीक है, अगर सम आ जाए तो उसमें से एक घटा देना है। ठीक है, ये है नियम। अब चलिए आपको भी एक कुछ दे देते हैं, एक आध क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है ना, चलिए एक क्वेश्चन जल्दी से दे देते हैं। अब तो हम अगर थोड़ा सा भी लिख देंगे तो आप समझ जाएंगे ना। चलिए मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा और आपको बताना है। तो देखिए मैं लिख देता हूँ, आपको बताना है थीटा बराबर बताना है। ठीक है, आपको थीटा बराबर बताना है और आपको यन बराबर दिया है। यन बराबर आपको दिया है, यन बराबर आपको दिया है कितना, यन बराबर आपको 30 दिया और आपको थीटा बताना है। ठीक है ना, अब आपको पता होगा कि थीटा क्या है, यन क्या है, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे, जिसका सही होगा उसका मैं कमेंट पिन कर दूंगा। अब चलिए हम आगे समझते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं गोलीय दर्पण। उससे पहले हमें एक और चीज़ समझना होगा। अब चलिए एक और हम समतल दर्पण का एक इम्पॉर्टेंट वर्क समझ लेते हैं कि देखिए एक होता है पेरिस्कोप, पेरिस्कोप होता है जिसे हम हिंदी में पारदर्शी बोलते हैं, तो मैं पारदर्शी लिखता हूँ। ठीक है,
एक होता है पारदर्शी। समतल दर्पण का मैं आपको यूज बताने जा रहा हूँ। अभी तक हमने मिरर में भी देखा और भी देखा, लेकिन हम समतल दर्पण का एक और यूज देखते हैं। तो पारदर्शी में क्या होता है, जैसे पनडुब्बी है, पनडुब्बी, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे हो गया समुद्र, ठीक है। अब यहीं समुद्र के बीच में होगा पनडुब्बी। रुक जाइए, मैं दिखाता हूँ आपको। यहीं मान लीजिए समुद्र के बीच में ये होता है पनडुब्बी, बड़ा सा, यहीं पे होगा पनडुब्बी मान लीजिए। और यहाँ ऊपर है, यहीं कहीं है मान लीजिए दुश्मन की नाव या दुश्मन का जहाज, ठीक है। यहाँ दुश्मन का जहाज है और ये है अंदर में पनडुब्बी। पनडुब्बियाँ जो होती हैं वो बाहर नहीं निकलती। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि दुश्मन का जहाज, नहीं तो यहाँ पे लगा होता है बॉम्ब, वो मार देगा सीधे नीचे। तो कैसे पता चलेगा कि दुश्मन का जहाज कितनी दूरी पे है? तो उसके लिए यहाँ पे पेरिस्कोप लगाया जाता है। क्या पेरिस्कोप? तब पारदर्शी। तो क्या होता है, ऐसे रहता है, फिर यहीं ऊपर जाके निकल जाता है, ऐसे ऐसे निकल जाता है। और इसे ब्लू रंग से, एकदम नीला रंग से पेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से दिखाई नहीं देता ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, चलिए आपको ध्यान से समझाते हैं। देखिए, ये जब है यहाँ ऐसे ऊपर निकला, समुद्र के एकदम ऊपर निकला जैसे, फिर यहाँ ऐसे कर देंगे, देखिए देखिए ऐसे। तो जब समुद्र के ऊपर ऐसे कर देंगे तो इसका जो इमेज है फिर यहीं पे लगा देंगे हम। क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे समतल दर्पण। 45 डिग्री पे यहीं पे समतल दर्पण लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ नीचे भी ऐसे, ये यहाँ पे भी समतल दर्पण लगा देंगे। और यहाँ पे एक किसी को बैठा देंगे जो देखता रहेगा। फिर यहाँ पे जब ऊपर, यहीं समुद्र के ऊपर ये जब लगा देंगे पेरिस्कोप, तो यहाँ पे समतल दर्पण लगा देंगे। तो जैसे ये जहाज सामने रहेगा तो ये सीधे इसकी इमेज यहाँ पे पड़ेगी, तो ये रिफ्लेक्शन की मदद से यहाँ पे दिखाई देगा, इस वाले इमेज पे। और ये इमेज, इस इमेज को ये यहाँ पे बैठा आदमी देख लेगा। तो पनडुब्बी से ऊपर वाली दुश्मन की जहाज़ों को ऐसे ही देखा जाता है पेरिस्कोप की मदद से। यहाँ पे समतल दर्पण लगा होता है, इसका प्रतिबिंब इस वाले दर्पण पे बनता है और इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बैठा आदमी देख लेता है, ठीक है। तो ये थे समतल दर्पण के यूज। अब चलिए हम दर्पण के फिर आगे बढ़ते हैं गोलीय दर्पण की तरफ, ठीक है ना। अब हम देखेंगे गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, जैसे नाम से ही पता है कि इसमें एक गोला होगा। चलिए मैं आप बना लेता हूँ गोला। तो ये एकदम गोला तो नहीं है, पर आप इसे गोला मान सकते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या है, यह एक दर्पण है जो कि गोल होता है, इसलिए इसे गोलीय दर्पण बोला जाता है। गोलीय दर्पण क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये गोल होता है, या बोल सकते हैं कि गोला का भाग होता है, ठीक है ना। ये दो प्रकार के होते हैं, जिसका नाम आप सुन चुके होंगे, उत्तल अवतल। अब क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं। देखिए, ये दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। तो सबसे पहले हम इसे समझने से पहले 3-4 नियम हैं, उन्हें समझ लेते हैं। जब भी अगर हमें पेंट करना है, कुछ भी अगर हमें पेंट करना है, तो हमेशा हम उसके दाहिने से पेंट करेंगे। ये 3-4 नियम है, आपको इसे समझ लेना होगा। दाहिने से भी पेंट करेंगे अगर हमें पेंट करना है दर्पण को या लेंस। दर्पण को हमें, अभी दर्पण हम समझते हैं, तो दर्पण अगर हमें पेंट करना है तो हमेशा हम कहाँ से पेंट करेंगे, तो हम दाहिने पेंट करेंगे, ठीक है। ये नियम है, पहला नियम। दूसरा नियम हमें समझना होगा कि अगर हम जब भी दर्पण पे प्रकाश छोड़ेंगे तो प्रकाश हमेशा बाईं तरफ से आएगी। प्रकाश कहाँ से, हमेशा बाईं तरफ से, ठीक है। ये दूसरा नियम, इसे हमें समझ लेना होगा, नहीं तो हमें फिर दर्पण समझ में नहीं आएगा। पहला है कि हमें जब भी हम दर्पण को पेंट करेंगे तो हमेशा हम उसके दाहिने तरफ पेंट करेंगे, और जब भी प्रकाश हम दर्पण पे छोड़ेंगे तो हमेशा बाएं तरफ से छोड़ेंगे, ठीक है ना। अब ये तीसरा रूल है कि जब भी हम वस्तु रखेंगे तो हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखेंगे, हमेशा वस्तु बाईं तरफ वस्तु, ठीक है।
ये सब नियम है, ये सब पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ। ये दाहिने तरफ हम हमेशा पेंट करेंगे, प्रकाश को हमेशा बाईं तरफ से छोड़ा जाता है और वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखा जाता है, ठीक है। और बाईं तरफ जो भी वस्तु रखा जाएगा उसका मान निगेटिव होता है, ठीक है। बाईं तरफ का मान जो है ये निगेटिव होता है, यानी बाएं यानी लेफ्ट, लेफ्ट बराबर निगेटिव, ठीक है। और दाहिने तरफ जो भी होगा उसका मान पॉजिटिव होगा, यानी राइट साइड पॉजिटिव, ठीक है। ये 5 नियम हैं, इन्हें आपको पता होना चाहिए दर्पण पढ़ने से पहले। क्या पता होना चाहिए कि दर्पण का हमेशा दाहिना भाग पेंट करते हैं और प्रकाश हमेशा दर्पण पे बाईं तरफ से छोड़ते हैं, और हमेशा जब भी हम दर्पण के सामने वस्तु रखेंगे तो हमेशा बाईं तरफ रखेंगे, और जब भी जो भी है मान लेफ्ट साइड का यानी बाएं तरफ का वो निगेटिव होगा, और जो दाहिने तरफ का मान होगा दर्पण के वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। इतना समझने के बाद चलिए अब हम समझते हैं दर्पण। इसे मिटाते हैं, उसके बाद फिर से आपको बना के दिखाते हैं दर्पण। रुक जाइए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं एक देखिए मिल जाता है, यहाँ से हमें क्या लेना है, हमें लेना है हमें, तो देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे एक ले लेते हैं गोला, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए ये है दर्पण, मान लीजिए ये है गोला, ठीक है ना। तो मैंने आपसे क्या बोला, या तो इसे हटा ही देते हैं, चलिए अपने आप से बनाते हैं, अपने आप से बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। तो हम खुद से गोला बनाते हैं, आर्टिफिशियल हमें समझ में नहीं आता ना। ओ ये गोला हो गया कि क्या बन गया, चलिए फिर से बनाते हैं। फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसे आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ आप सबको, तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगेगा, इसलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं और भी अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर सकूँ। तो देखिए ये मान लीजिए आप गोला है, ठीक है, मान लीजिए, क्योंकि अच्छा नहीं बनाए लेकिन तब भी आप लोग मान लीजिए, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमने रूल देख लिए। रूल क्या है कि हमेशा दाहिने तरफ से पेंट करना है, प्रकाश बाईं तरफ से आएगा, बाईं तरफ वस्तु रखना है, बाईं साइड का मान नेगेटिव, दाहिने साइड का पॉजिटिव। तो देखिए, तो अगर हम इसे दाहिने साइड से पेंट कर दें, या तो एक बार गोला फिर से बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, एक बार गोला फिर से बनाते हैं, गोला अच्छा नहीं बना है, फिर से एक बार बनाते हैं जल्दी से, ये लास्ट पारी, ठीक है ना। देखते हैं, ओ चलिए देखिए, तो हमेशा मैंने कहा कि हमेशा जब भी हम पेंट करेंगे तो दाएं साइड से। तो चलिए ये देखिए, ये मैं पेंट कर दे रहा हूँ दाएं साइड से, और मैंने आपको बताया कि किस चीज़ से पेंट किया जाता है, ठीक है। ये है गोला, इसलिए इसे बोलते हैं गोलीय दर्पण। तो अब देखिए, अब इस गोले को यहीं से हम बीच से इरेज कर देते हैं, मतलब मिटा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम बीच से इसे मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, ये हो गया उत्तल, और ये हो गया अवतल। अब कहेंगे कि कैसे पता चला सर ये उत्तल ये अवतल, तो उत्तल जो होता है उसका जो ये होता है तल जो होता है ये उठा हुआ होता है, और जो अवतल दर्पण है इसका जो तल होता है ये धंसा हुआ होता है। ये आप देख सकते हैं, ये धंसा हुआ है, ये अंदर में है, ठीक है, इस वजह से। तो ये हो गया उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण, और ये अवतल, अवतल दर्पण, ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आया। अब चलिए समझते हैं, अभी तक हमने देखा ये है हमारा, ये है, अब आप लोग बताएंगे क्या है।
तो मैंने आपसे कहा था कि ये हो जाएगा, हम इसे हम पेंट कर देते हैं, इसे जल्दी से पेंट करते हैं। तो हमेशा मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम दर्पण पेंट करेंगे तो वो हमेशा दाहिने साइड करेंगे। तो देख लीजिए मैं दाएं साइड कर रहा हूँ, तो मैंने पेंट कर दिया। ये क्या है, ये है गोला का कटा हुआ भाग, इसलिए इसे गोलीय भाग कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया उत्तल दर्पण। कैसे हमें पता चला उत्तल हो गया, क्योंकि हमने कहा था इसमें जो चमकीला भाग है ये उठा हुआ होता है और इसमें जो है ये धंसा हुआ होता है, ठीक है। तो ये देखिए धंसा हुआ है और ये उठा हुआ है। कौन सा भाग? चमकीला भाग, इसे बोलेंगे खुरदुरा भाग, ठीक है। तो ये उठा हुआ है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं। तो आगे फिर से हम वही गोला बना लेते हैं, क्योंकि ये सब गोले से ही आए ना। अभी आपने देखा ये सब कहाँ से आए, एक गोला था उसी से हमने इसे काट के दो भागों में किया, तो ये बन गए गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के ये दोनों भाग हैं, ठीक है। अब चलिए हम फिर से एक गोला बनाते हैं। देखिए ये हो गया। तो जब गोला है तो उसका कोई केंद्र भी होगा कि नहीं? केंद्र, तो केंद्र है तो ये हम मान लेते हैं केंद्र इसका C है, ठीक है। जब केंद्र है तो फिर उसकी त्रिज्या भी होगी, तो ये मान लेते हैं हम इसकी त्रिज्या हो गई R, ठीक है। तो देखिए जो ये केंद्र होता है, इसका जो केंद्र होता है इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम बोल देते हैं वक्रता केंद्र। अभी तो हम इसे केंद्र ही बोलेंगे। ये क्या है? ये केंद्र है। और ये क्या है? ये त्रिज्या है। और त्रिज्या का आधा ही जो है ये F होता है। त्रिज्या का आधा ही F होता है। मतलब क्या बोल दिए सर आप? तो देखिए मैंने कहा कि ये C है यानी केंद्र है, और ये यहाँ तक त्रिज्या है। यहाँ तक क्या है? त्रिज्या है। और त्रिज्या का आधा ही फोकस होता है यानी F होता है। तो F बराबर कितना होता है? R/2, ठीक है ना। इतना समझ में आया। और तो देखिए फ्रेंड्स, और यहीं पे मैंने कहा था आपसे कि दर्पण को हमेशा से दाहिने तरफ पेंट किया जाता है कि नहीं? तो चलो कर दिया मैंने दाहिने तरफ। अब देखिए तो ये और सबसे ये जो दर्पण है, ये दर्पण है ना, ये देखिए ये दर्पण है। तो इसका मध्य भाग क्या होगा? इसका मध्य भाग यही तो होगा ना, मध्य भाग। इसका मध्य भाग ये होगा, तो ये हो जाएगा P, यानी फिर से आपको बताते हैं, ये हो जाएगा P मतलब पोल। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा P मतलब पोल। दर्पण का ये जो मध्य भाग है, ये यहाँ से है दर्पण, यहाँ से यहाँ तक ये है दर्पण, और इसका जो मध्य भाग है ये वाला, ये है P यानी पोल यानी ध्रुव, ठीक है। इसे बोलते हैं ध्रुव, पोल या ध्रुव। तो देखिए ये जो है ये केंद्र है, केंद्र से पोल के बीच जो है ये है R, यहाँ से यहाँ तक ये है R, और R का आधा ही होता है यानी त्रिज्या का आधा ही होता है F। तो F हो गया, F बराबर R/2, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो अब देखिए, इतना अगर आपको समझ में आया, तो जब हम इसे हटाएंगे गोले को आधा, अब ये जो गोले को हटाएंगे तो ये जो C है ये हो जाएगा, ये जो C है फिर ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। क्या हो जाएगा? इसे हम बोलेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। अब जब ये हट गया तो ये हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है ना। इतना समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और ये जो है R जो है इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अभी तक जब तक गोला था तब तक हमने उसे सिर्फ त्रिज्या बोला, लेकिन अब जब वो दर्पण बन गया, अब देखिए सिर्फ दर्पण बचा है। अभी तक गोला भी था, लेकिन हमें गोले का पूरा काम नहीं है, इस वजह से हमने गोला हटा दिया। तो बाकी के बचे जो ये इतना हो गया दर्पण, ठीक है ना। वो गोला क्या होता है? गोला एक कांच होता है। तो कांच से जब हम इतना आधा पार्ट कट कर देते हैं तो वो दर्पण बनता है, दर्पण है। तो अब ये बन गया अवतल दर्पण। कैसे पता चला? नहीं अवतल नहीं, ये कौन सा दर्पण है आप बताएंगे? तो ये अवतले दर्पण है, ठीक है ना, अवतल ही है। अब कई लोग बोलने लगेंगे उत्तल है,
ये अवतले दर्पण है। मैंने कहा अवतल नहीं है तो सब लोग उत्तर बोलने लगे, लेकिन ये अवतल है। ठीक है ना। कैसे पता चला? क्योंकि इसका जो चमकीला पार्ट है वो धसा हुआ है। ठीक है ना। तो ये अवतल दर्पण हो गया। अब जब ये गोला सामने का हट गया तो ये सी जो है ये वक्रता केंद्र कहलाएगा, वक्रता केंद्र। और ये जो आर है वो क्या कहलाएगा? ये आर, ये कहलाएगा वक्रता त्रिज्या। इतना आपको समझ में आया? अब चलिए समझ लेते हैं कि अवतल उत्तल में अभी तक हमने समझा। अब हम समझ लेते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, क्योंकि ये बहुत ही समझिए रेयर ही होता है कि ये समझ में आ जाए। तब समझ में तो आ ही जाता है, लेकिन इसमें भटकने का चांस बहुत होता है। तो चलिए हम लोग इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि फिर ना भटके कभी भी। चलिए समझिए। देखिए ये इतना तो जितना बना रहे इतना तो पता है ना, इतना क्या है? ये F है, ये C है, C मैं लिख देता हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोगों को पता रहे। देखिए ये है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। F क्या है? फोकस, F फोकस। P क्या है? पोल या ध्रुव। ठीक है ना, ध्रुव। और आप समझ लीजिए वस्तु और प्रतिबिंब। देखिए जैसे जैसे वस्तु इधर जाता जाएगा वैसे वैसे ही प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब जो है वो इधर आता जाएगा। ठीक है। अगर वस्तु दाहिने तरफ जाएगा तो प्रतिबिंब बाएं तरफ आता जाएगा। कैसे? चलिए समझते हैं। ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस, ये हो गया पोल यानी ध्रुव। अब देखिए यहाँ पे होता है इन्फिनिटिव, यानी अब जो वक्रता केंद्र के जो बाहर हो गया, बाहर होते जाएगा, उसे हम बोल देंगे इन्फिनिटिव यानी अनंत पर है। तो देखिए जब वस्तु अनंत पर होता है, वस्तु कहाँ पे? ये वस्तु कहाँ पे है? वस्तु है अनंत पे, अनंत पे। तो अगर वस्तु यहाँ पे है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं प्रतिबिंब को इस कलर से दिखाऊंगा, जिस कलर से लिख रहा हूँ। ठीक है। ये हो गया प्रतिबिंब वाला कलर, और वस्तु वाला कलर, वस्तु वाला मैं ब्लैक से करूंगा। ठीक है। वस्तु का कलर होगा ब्लैक वाला। तो अब देखिए अगर वस्तु यहाँ है, कहाँ पे? इन्फिनिटिव पे है, ये है इनफाइनाइट, यहाँ पे है इनफाइनाइट। तो फिर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तब फिर प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। देखिए तब प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। ठीक है। और जब फिर होगा वस्तु, अब देखिए यहाँ इन्फिनिटिव हो गया। जब वस्तु अनंत पर था, जब वस्तु इन्फिनिटिव पर था तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना? फोकस पे बना। ये देखिए यहाँ पे बना। ठीक है। अब जब वस्तु यहाँ पे होगा, कहाँ पे? यहाँ, इसके बीच में। किसके बीच में? अनंत और वक्रता केंद्र। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब होगा, क्या होगा? वस्तु। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तब प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ये है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। देखिए जब वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, और जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तब वस्तु बनेगा, वस्तु कहाँ बनेगा? यहाँ वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अब जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र पे हो गया, अब वस्तु आएगा वक्रता केंद्र पे, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तब प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब भी यहीं पे बना गया। और वस्तु कहाँ पे है? वस्तु भी यहीं पे रखा हुआ है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पे है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और देखिए ये नियम फॉलो हो रहा है कि नहीं? ये वाला नियम कि वस्तु जैसे जैसे इधर आता जा रहा है वैसे वैसे प्रतिबिंब इधर जाता जा रहा है। ठीक है ना। तो जब अनंत पे था तो प्रतिबिंब फोकस पे बना, जब अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो प्रतिबिंब यहाँ बना, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। अब जब वस्तु यहाँ पे है वक्रता केंद्र पे, तो ये कहाँ पे बन रहा है? ये भी प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे ही बन रहा है। ठीक है ना। इतना आप लोगों को समझ में आया? अब देखिए वस्तु जब अब इसके बीच में आ गया, कहाँ पे? यहाँ। अब अगर वस्तु यहाँ पे बन गया तो वस्तु यहाँ पे रख दिया जाए, अगर किसके, कहाँ पे? इसके बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अगर वस्तु आ गया तब फिर कहाँ बनेगा? तब बनेगा
ये जो प्रतिबिंब है तब ये प्रतिबिंब इधर ये होते जाएगा। तो अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और इन्फिनिटी के बीच, यानी अब यहाँ पे बनेगा। अब प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। और जब वस्तु, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए पहले क्या था, पहले जब वस्तु अनंत पे रखा गया यानी बहुत दूर पे रखा गया तब फोकस पे बना प्रतिबिंब। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखा गया तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना। और जब वक्रता केंद्र पे वस्तु रखा गया तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे बना। अब जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा गया तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र और इनफाइनाइट के बीच में बना, यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे बना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर वस्तु को फोकस पे रख दिया जाए, कहाँ रख दिया जाए, यहीं फोकस पे, तब कहाँ बनेगा, तब जो है वस्तु ये बनेगा, देखो वस्तु रखा गया है फोकस पे, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा इन्फिनिटी पे यानी इनफाइनाइट पे, ठीक है ना, इनफाइनाइट पे बनेगा। और उसके बाद भी एक अगर आप देखेंगे तो एक और स्थिति हो सकती है। तब अब कहाँ अगर हम रख दें, अब देखिए ये है पोल, और पोल और फोकस के बीच में यानी ध्रुव और फोकस के बीच में अगर हम रख देते हैं वस्तु को, तो अब बनेगा दर्पण के पीछे प्रतिबिंब, ठीक है ना, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब। तो अभी तक कितनी स्थिति हो गई, एक जब अनंत पर था, दूसरा जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में था, तीसरा जब वक्रता केंद्र पे था, चौथा जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में था, पांचवा जब फोकस पे था, छठवां जब फोकस और पोल यानी ध्रुव के बीच में था। तो 6 स्थिति हो गए प्रतिबिंब बनने के, ठीक है। आई होप आपको 6 समझ में आ गए होंगे। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं जल्दी से। अगर इन्फिनिटी पे है तो प्रतिबिंब इन्फिनिटी पे है, पहले ऐसे लिख लेते हैं कहाँ कहाँ पे होगा, क्योंकि ब्लैक से मैंने आपको कहा था कि ब्लैक पेन से हम देखेंगे कि वस्तु कहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो अगर इन्फिनिटी पे है, दूसरा कहाँ पे है, दूसरा है इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच में, इन्फिनिटी और सी के बीच में, ठीक है, इन्फिनिटी और सी के बीच में। तीसरा क्या है, तीसरा है सी पर। चौथा क्या है, सी एफ के बीच यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। पांचवा क्या है, फोकस पे। और छठवां क्या है, एफ और पी के बीच। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। जब इनफाइनाइट पे होगा तो यहाँ पे बनेगा फोकस पे, और जब इनफाइनाइट और इसके बीच में होगा तो बनेगा ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। और जब ये वक्रता केंद्र पे होगा तो ये भी वक्रता केंद्र पे होगा। जब ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगा तो ये वक्रता केंद्र और इन्फिनिटी के बीच होगा। जब ये फोकस पे होगा तब ये इन्फिनिटी पे होगा। और जब ये फोकस और पोल के बीच में होगा तो ये दर्पण के पीछे, ठीक है ना। प्रतिबिंब कहाँ कैसे बनेगा अवतल दर्पण में, इतना समझ में आया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग बताएंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं सही से आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। अगर नहीं समझा पा रहा हूँ तो उसको भी बताइएगा, जिससे मैं और अच्छा से समझा पाऊँ आप लोगों को, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएगा तब भी आप लोगों को समझ में नहीं आ पाएगा। तो आज बस इतना ही रखते हैं, बाकी के हम कल के वीडियो में और आगे देखेंगे, ठीक है। तो आप जाके अगर फिर से आप बैठ के एक बार इसे देखने के बाद बिना देखे अब आप एक बार फिर से बनाने की कोशिश करें, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे फिर से बना पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर इसके आगे वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय